सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्डिंग में हमने बेसिकली बात की केमिकल बॉन्ड की, इसकी केमिकल बॉन्डिंग खासतौर से कोवलेंट बॉन्डिंग होने से क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो बॉन्ड कहाँ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स है, बट व्हाट अबाउट फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हम एटम्स के बीच के फोर्स की बात करते हैं जिससे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, बट जब वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं? वन इज आयन डायपोल इंटरेक्शन, अगर एक कैटायन या एनायन है और एक दूसरा मॉलिक्यूल एक डायपोल है, तो इस डायपोल का नेगेटिव एंड इस कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इंटरेक्शन है ये आयन डायपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन, जब कोई आयन किसी डायपोल से इंटरेक्ट करता है, जैसे वाटर में NaCl डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाते हैं, तो वो इस आयन डायपोल इंटरेक्शन के कारण सराउंड होते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसा होगा? आयन डायपोल इंटरेक्शन तो ये है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसा होगा? जब ए और बी दो मॉलिक्यूल है, दोनों डायपोल है, एक मॉलिक्यूल है बी, एक मॉलिक्यूल है और दोनों डायपोल है, तो इस डायपोल का पॉजिटिव एंड इस डायपोल के नेगेटिव एंड से इंटरेक्ट करेगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन से ये थोड़ा वीकर रहेगा क्योंकि यहाँ पार्शियल चार्जेस होते हैं, डायपोल में पार्शियल चार्जेस होते हैं, जबकि यहाँ फुल चार्ज है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन ये है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही, मगर उस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक एक्सट्रीम केस है जिससे सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बदल जाती है। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग रहता है, उससे थोड़ा वीकर रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन उससे वीकर रहता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, सपोज आपके पास में एक सिस्टम है जिसमें डायपोल्स हैं, इस सिस्टम में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। एक डायपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा। मान लीजिए आपने इस सिस्टम के अंदर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया, तब जबकि ये मॉलिक्यूल डायपोल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये डायपोल मॉलिक्यूल है, तो यहां इंटरेक्शन इनके बीच में तो होना नहीं चाहिए, इनके इनके बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। बट व्हाट अबाउट इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? तो अगर एक
नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है मतलब उसके न्यूक्लियस और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल है। इसके बगल में एक डायपोल आ जाता है, तो ये डायपोल क्या करेगा, ये डायपोल इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बिगाड़ देगा और वो इसको थोड़ा सा पोलराइज कर देगा ताकि इस पर एक चार्ज डेवलप हो जाए। तो ये एक परमानेंट डायपोल था, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, बट इसके इलेक्ट्रॉन पुल करने से इसमें एक डायपोल इंड्यूस हो गया। जैसे वाटर में आपने ब्रोमीन ऐड कर दी, अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल रहते हैं, लेकिन वाटर में ऐड किया तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज होकर थोड़ा सा इंड्यूस डायपोल उनमें आ जाएगा। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये थोड़ा और वीकर कैटेगरी का रहेगा। एक परमानेंट डायपोल था, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल था, जबकि यहां पर दो परमानेंट डायपोल थे। ये भी है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही, बट एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का इंटरेक्शन है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और आयन डायपोल इंटरेक्शन इन सब में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आयन आयन इंटरेक्शन, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मगर चूंकि इसको तो हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इसलिए हम इसको यहां से हटा देते हैं। मगर ये वाला इंटरेक्शन कब आएगा, जब एक पोलर है एक नॉन पोलर है। अब मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है जिसमें मॉलिक्यूल है और ये सारे ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कोई पोलर है ही नहीं इसमें, कोई परमानेंट डायपोल किसी के पास है ही नहीं, सभी नॉन पोलर है। इस सिस्टम में कैसे फोर्सेस पाए जाएंगे, वैसे तो इस सिस्टम में कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। सपोज ड्यू टू कोलिजन और ड्यू टू टेम्परेचर किसी एक मॉलिक्यूल में फॉर टाइम बीइंग उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हुई। सपोज इस वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया और इसका न्यूक्लियस इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, तो यहां एक डायपोल आ गया। जैसे यहां एक डायपोल बना, इसके नेगेटिव चार्ज ने इसके पॉजिटिव को खींचा और इसमें एक डायपोल इंड्यूस कर दिया। तो ये डायपोल परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरीली बना, और जैसे ये बना इसने बगल के मॉलिक्यूल में भी एक डायपोल इंड्यूस कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक हुई, इसकी भी ठीक हो जाएगी, मगर तब तक ये पोलराइज हो गया। तो ये एक टेम्परेरी डायपोल था जो खुद इंड्यूस हुआ था इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन के कारण, उसने यह डायपोल इंड्यूस कर दिया और हेंस इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया। जब ये ठीक हुआ तो यहां आ गया, जब यहां ठीक हुआ तो यहां आ गया। इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम में ऐसे वीक फोर्सेस डिस्पर्स रहेंगे।
This is called induced dipole interaction, or it is also called London dispersion forces और वैन डर वाल फोर्सेस। और ये सबसे वीकर कैटेगरी के होंगे क्योंकि इनमें चार्ज बहुत ही कम पाया जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन यहां आएगा। ये डायपोल है, ये नॉन पोलर है, ये डायपोल, इसमें एक डायपोल इंड्यूस कर देगा। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ये इंड्यूस डायपोल, ये इंड्यूस डायपोल है, ये खुद भी इंड्यूस हुआ है, इसमें इंड्यूस कर दे रहा है। और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। सबसे स्ट्रांग होता है आयन आयन इंटरेक्शन, उसके बाद होता है आयन डायपोल, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद वीकर रहता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, उससे वीकर रहता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, सबसे वीकर रहता है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या वैन डर वाल फोर्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल अगर बड़े साइज के हुए तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फ्लक्चुएट होना ज्यादा इजी है। छोटे साइज के हुए तो न्यूक्लियस उनको टाइटली बाइंड करके रखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लक्चुएट होना डिफिकल्ट है। तो वैन डर वाल फोर्स बड़े मॉलिक्यूल में ज्यादा पाए जाते हैं, सरफेस एरिया जिनका ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज the reason for Bend's rule। बेंड्स रूल के लिए रीजन, बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर किसी एटम के पास इक्वेटोरियल और एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं तो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लोन पेयर रखते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स लेंदियर होते हैं, वीकर बॉन्ड्स बनाते हैं, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पे जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब फास्फोरस ने एक S3P और एक D को मिक्स करके 5 ऑर्बिटल बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। हाइब्रिडेशन की बेसिक डेफिनेशन ही है कि आइडेंटिकल एनर्जी और आइडेंटिकल शेप वाले ऑर्बिटल बनते हैं, बट यहां तो हम देख रहे हैं कि ये 3 अलग बन रहे हैं और ये 2 अलग बन रहे हैं। तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही नहीं रहा था कुछ। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन से 2 अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल क्यों बनते हैं? 5 को एक जैसा बनना चाहिए था। तो ये कहा जाता है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। देयर इज नो सच कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब किसी एटम को 5 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है तो वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है,
एक तो करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मगर इससे तो 3 ही ऑर्बिटल आएंगे। और एक करता है pd हाइब्रिडाइजेशन, ये 2 सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड pd हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण 3 ऑर्बिटल आएंगे जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में रहेंगे, और पीडी हाइब्रिडेशन के कारण 2 ऑर्बिटल आएंगे जो लीनियर रहेंगे, तो वो लीनियर इन प्लेनर के परपेंडिकुलर रहेंगे, ज्योमेट्री वही बनेगी। तो ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा है? pd हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा है? pd हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये 3 एक जैसे होंगे, ये 2 अलग अलग होंगे। अच्छा, इस हिसाब से अगर इन ऑर्बिटल्स के परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात की जाए तो इस ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% होगा, जबकि इन ऑर्बिटल्स का परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 होगा। किसी एटम के जो लोन पेयर रहते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड ऑर्बिटल में जाना चाहते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन ऑर्बिटल्स का ज्यादा है, हेंस ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड ऑर्बिटल है। तो द लोन पेयर प्रेफर्स टू ऑक्यूपाई these orbitals because they have s character। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें s कैरेक्टर है, इसलिए लोन पेयर इनको प्रीफर करता है ताकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड रह सके। ये pd हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें s कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, जब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है बॉन्डिंग को, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे ऑर्बिटल्स पे बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है जहां से वो इलेक्ट्रॉन इजीली पुल कर सके। इन ऑर्बिटल्स के पास एस कैरेक्टर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनको प्रीफर करेगा जहां से वो इलेक्ट्रॉन पुल करके ज्यादा अच्छे बॉन्ड बना सके। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां चला जाता है, जैसे फ्लोरीन मान लो लगना है तो वो यहां लगेगा, क्लोरीन लगना है तो वो यहां लगेगा, वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वी कैन चेंज that sp3d hybridization into a mixture of sp2 and pd hybridization। अगर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करें तो ये पांचों ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो हैं, तो पांचों के पास में 20% s कैरेक्टर होना चाहिए, मगर फिर ये पांचों को एक जैसा होना चाहिए था, पर पांचों एक जैसे होते नहीं है। तो दिस इज द रीजन फॉर बेंड्स रूल। बट बेंड्स रूल के रीजन से ज्यादा उसका एप्लीकेशन मैटर करता है, और एप्लीकेशन क्या है? इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, lone pair will prefer equatorial orbital, high electronegative atom will prefer axial orbitals। फिर भले आप उस हाइब्रिडाइजेशन को sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही मान के काम करो या उसको sp2 प्लस pd हाइब्रिडाइजेशन मान लो। नेक्स्ट वन इज द concept of resonance। कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी ज्योमेट्री एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाती है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज
ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता है। तो कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक फिक्स स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाती है, बट कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती है। जैसे ओजोन का अगर हम ये स्ट्रक्चर देते हैं, तो ओजोन का ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि ओजोन बेंट मॉलिक्यूल होगा वी शेप का, जिसमें एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। मतलब ओजोन में दो टाइप के ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होना चाहिए। बट ओजोन की प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन करती हैं कि ओजोन में सारे ओ बॉन्ड एक जैसे ही होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि ओ बॉन्ड अलग होने चाहिए, बट ओजोन में सारे ओ बॉन्ड एक जैसे होते हैं, प्रैक्टिकली ये पाया गया। तो ये कहा गया कि ये ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ओजोन का एक स्ट्रक्चर और दिया जाता है जिसमें इस बॉन्ड को सिंगल रख लिया जाता है और इसको डबल कर दिया जाता है। पर ये स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि इसमें दो प्रकार के ओ बॉन्ड होने चाहिए। तो बाद में फिर हम ये कह देते हैं कि ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ना तो ये है ना ये है। ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसको हम पेपर पे बना नहीं सकते, मगर वो इन दोनों स्ट्रक्चर का कोई हाइब्रिड है। इन दोनों का एक मिक्स स्ट्रक्चर होगा। मतलब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें बॉन्ड सिंगल भी होगा मगर ये बॉन्ड डबल भी होगा, ये बॉन्ड सिंगल भी होगा मगर ये डबल भी होगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ओजोन का होगा। तो व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड by a single Lewis structure, then for that molecule more than one Lewis structures are written and it is considered that the actual molecule is a hybrid of all the structures. This concept is called resonance. When all the properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure, then for that molecule more than one Lewis structures are written and it is considered that the actual structure is a hybrid of all the structures. ओजोन की सारी प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ओजोन के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना लिया और ये मान लिया गया कि ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड है। तो ये स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं और इनको एक डबल हेडेड एरो से रिलेट करते हैं। तो ये एरो ये नहीं बताता कि ये इसमें बदल जाता है और ये इसमें बदल जाता है, ये एरो इंडिकेट करता है कि ये दो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ओजोन है।
सिमिलरली बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है, तो बेंजीन के लिए एक और स्ट्रक्चर ये दे दिया जाता है और ये मान लेते हैं कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सबका कोई हाइब्रिड है। तो ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें रेजोनेंस पाया जाता है, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये मान लेते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर उन सबका कोई हाइब्रिड है। ठीक है, हाउ कैन वी राइट NO2 इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म। अब आपको मैंने मॉलिक्यूल्स के शेप बनाने के कई तरीके समझा दिए, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करके ये देखो कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कैसे कैसे वो बॉन्डिंग कर सकता है। नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में ये कंडीशन रहती है, अगर नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो इसके पास 3 ऑर्बिटल आएंगे, एक में लोन पेयर रहेगा, एक में ये एक ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस वाले के साथ ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इस ऑर्बिटल के पास। अब एक ऑक्सीजन और कैसे लगाए, अगर एक ऑक्सीजन इससे लगाते हैं तो फिर उस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन चाहिए, तो वो HNO2 बन जाएगा, पर हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑक्सीजन इससे मत लगाओ, ऑक्सीजन को इससे लगा दो, और इससे ऑक्सीजन कैसे लगेगा, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है, इट विल कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे थेलियम और लेड में नेट पेयर इफेक्ट होता है, वैसे ही बिस्मिथ, पोलोनियम, एक्टिनियम में भी होता है। पी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट में हर ग्रुप के सब में होता है, तो पोलोनियम में भी होता है, एस्टाटीन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको वाटर का डायपोल मोमेंट दिया है, मगर आपको ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस 0.94 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो आपको इस वेक्टर की लेंथ दे रखी है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द वेक्टर और बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है इस बॉन्ड की, चार्ज इस बॉन्ड के एक एटम पे निकालना है, पर ये डायपोल मोमेंट इसका नहीं है, यहाँ एक और डायपोल है, इन दोनों के रिजल्टेंट का डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है। और आपको वाटर में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है वो केवल इस डायपोल के कारण थोड़ी आता है, इस पे भी आता है। मतलब आपको वाटर में ये वाला चार्ज निकालना है, तो ये डायपोल मोमेंट तो दिया है, आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ निकालना है। तो ये डी अलग है, ये डी अलग है, रिजल्टेंट का डी है ये, आपको क्यू भी रिजल्टेंट पे निकालना है, म्यू रिजल्टेंट का दिया है, पर लेंथ इसकी दे रखी है। तो आप इन दोनों वेक्टर को, जो कि
105 डिग्री पे अरेंज है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ पहले वेक्टर एडिशन से निकाल लो, या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 10th, सर आपने अभी बताया था कि O3 में, ओजोन में एक तीनों फॉर्मल चार्जेस 0+1 और -1 होगा, लेकिन सर पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो उसमें तो ये किया था तो गलत हो गया था। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा उस क्वेश्चन को। चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट डाउट क्लास में पूछिए, इसके बाद अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम।